हाँ रेबर सब होगा, सब होगा। उसको मैं वाइंड अप कर दूं, टेस्ट का इंतजाम कर रहे हैं आजकल। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए जो जो मॉडल्स आने शुरू हुए, फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के लिए जो मॉडल्स आने शुरू हुए, सबसे पहला जो मॉडल था दैट वाज द मॉडल ऑफ डेल्टन। देखिए हर मॉडल जब हम स्टडी करेंगे, हमारा कोर्स स्टडी होगा बोर्स मॉडल से। रदरफोर्ड भी थोड़ा बहुत पढ़ना है, डिटेल में हमें बोर्स मॉडल से पढ़ना है, ज्यादातर क्वेश्चंस आपको बोर्स मॉडल से मिलते हैं। लेकिन हर मॉडल देखते हैं, जैसे डेल्टन का मॉडल है, हर मॉडल की कुछ अचीवमेंट्स मिलेंगी आपको, कुछ लिमिटेशंस मिलेंगी। जैसे डेल्टन का जो मॉडल है, लोग कहते हैं बर्बाद था, लेकिन इसका अचीवमेंट था, ये पहला मॉडल था जिसने कॉन्सेप्ट ऑफ एटम दिया था। जो एटम का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था वो डेल्टन ने अचीव किया था। लिमिटेशंस थी, लिमिटेशन ये थी कि ही proposed that atom is indivisible. इसने प्रपोज किया था डाल्टन ने कि जो एटम है दैट इज इंडिविजिबल, एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ये डाल्टन का मॉडल था। तो इस लिमिटेशन की वजह से फिर फर्दर और मॉडल्स आने शुरू हुए। नेक्स्ट मॉडल आया जे थॉमसन। जे थॉमसन, देखो प्रॉब्लम पता है क्या है, एटम आपको दिखेगा तो है नहीं, तो आपको इनडायरेक्टली डिसाइड करना होता है कि अंदर चल क्या रहा है। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इनडायरेक्टली डिसाइड करा कि चल क्या रहा है। जे थॉमसन का आया अचीवमेंट, ये पहला मॉडल था जो कहता था कि एटम कैन हैव सबस्ट्रक्चर दैट एटम इज डिविजिबल। ये जो जे थॉमसन ने कहा था, इसकी लिमिटेशंस थी। कई लिमिटेशंस थी। पहला, दिस मॉडल वाज अनेबल टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम। भाई जैसे अगर आपने पढ़ा है कि अगर आप कोई भी एटम ले लो, उस एटम से स्पेक्ट्रम निकलता है ना, रेडिएशन निकलती है। जैसे हर आदमी के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, किसी दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं कर सकते, ऐसी ही एटम्स के स्पेक्ट्रम्स यूनिक होते हैं। अगर कोई बिल्कुल नहीं समझता स्पेक्ट्रम का, तो ऐसा समझ लो कि आपके बल्ब से जो लाइट आ रही है वो बल्ब का स्पेक्ट्रम है। हर एटम जब आप लोगे उससे कुछ लाइट बाहर आएगी, जब आप उसे हीटअप करेंगे तो वो जो लाइट बाहर आ रही है, हर एटम की लाइट यूनिक होती है, उसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रम क्यों एमिट होता है वो जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। एक और प्रॉब्लम थी, इट वाज अनस्टेबल। मतलब अगर इस मॉडल को आप लेके चले तो एटम जो होगा दैट एटम इज अनस्टेबल। अब वो अनस्टेबिलिटी मैं इस स्टेज पर डिस्कस नहीं कर सकता कि क्यों इसमें अनस्टेबल था। जब आप बोर्स मॉडल पढ़ेंगे तब आपको दिखेगा कि ओके, जे थॉमसन के मॉडल में एक अनस्टेबिलिटी थी। फिलहाल तो इतना आपको समझना है, स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर सकता, स्पेक्ट्रम का एग्जिस्टेंस ही एक्सप्लेन नहीं। तीसरा मॉडल आया जे थॉमसन के बाद, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के मॉडल का सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। इसने न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट दिया जो आज तक इंटैक्ट है। जैसा रदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस, अब तक वैसे ही, कोई बहुत मेजर चेंज नहीं आया। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी। ये लाइन, ये तो एक्सप्लेन कर रहा था कि स्पेक्ट्रम होगा, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। लाइन स्पेक्ट्रम, अगर इस मॉडल को लो तो सारे स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस होंगे। कॉन्टिन्यूअस मींस जैसा रेड लाइट, व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, वायलेट से लेकर रेड तक, बीच में कोई गैप नहीं है, दैट्स अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। बट एक्चुअल में जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं वो लाइन स्पेक्ट्रम्स हो सकते हैं, जो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। एक और प्रॉब्लम थी रदरफोर्ड मॉडल के साथ कि इसकी वजह से भी ना एटम अनस्टेबल था। अब ऐसा नहीं है कि डेल्टन और जे थॉमसन के बीच में कुछ नहीं आया होगा, ये मेजर मॉडल्स हैं जो एक्सेप्ट हुए थे, जिनकी मेजर अचीवमेंट्स थी। सो हमें ये नहीं पढ़ना, हमें थॉमसन नहीं पढ़ना, रदरफोर्ड थोड़ा बहुत पढ़ना है। मेजर आएगा आपका बोर्स मॉडल।
और आप तो बहुत एडवांस मॉडल पढ़ चुके होते हैं क्लास 11 में केमिस्ट्री में, समरफील्ड मॉडल आपने पढ़ा होता है, क्वांटम नंबर्स जिसमें आप करते हैं। तो हम समरफील्ड मॉडल नहीं पढ़ेंगे, हम बोर्स मॉडल पर रुक जाएंगे। इसे लिख लीजिए, रदरफोर्ड मॉडल से स्टार्ट करें। ये लिख लो तो मुझे बताओ, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। अब एटम में रदरफोर्ड का आ गया। रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड मॉडल स्टार्ट होता है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया था? जरा लिखोगे चैट रूम के अंदर, किसने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट, किसने किया था ये? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा। राशिद का आंसर सही है, जुहेब का गड़बड़ है, जाहिद का गड़बड़ है, इब्राहिम का गड़बड़ है। मेजोरिटी का आंसर रदरफोर्ड होता है ना। रदरफोर्ड ने नहीं किया था एक्सपेरिमेंट। ये दो लोग थे, एक था गीगर, हाँ, और एक मार्स्टन। गीगर एंड मार्स्टन का एक्सपेरिमेंट। गीगर एंड मार्स्टन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये रदरफोर्ड के रिसर्च एसोसिएट्स थे, स्टूडेंट्स थे इसके, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। तो देखो इन्होंने करा क्या, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स ली। पहले तो इन्होंने एक फेयर टाइप लिया जिसके अंदर वैक्यूम थी, ताकि कहीं भी कुछ एयर ना हो, कि एयर के साथ कोलिजन नहीं होना चाहिए। तो ये इवैक्यूएटेड है पूरा, इसके अंदर एयर नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। फिर यहां पर ये इन्होंने एक रेडियो एक्टिव सोर्स ली। दिस इज रेडियो एक्टिव सोर्स। दो वॉल्स हैं, इन वॉल्स के बीच में बहुत फाइनिट माइन्यूट सी ओपनिंग है। अब ये जो रेडियो एक्टिव सोर्स है, भाई आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा बीटा और गामा डिके होते हैं। तो यहां से अल्फा डिके हो रहा है, दैट मींस अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। अब ये जो बहुत फाइन सा गैप है ना, ये क्या करता है, अल्फा पार्टिकल की एक बहुत ही फाइन बीम बनाता है। ये अल्फा पार्टिकल की एक बहुत ही फाइन बीम बनाएगा। ये एक बहुत फाइन बीम है अल्फा पार्टिकल की, जो ऐसे ट्रैवल करेगी। ये अल्फा पार्टिकल की एक बीम जो ट्रैवल करेगी। इसके बाद यहां उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। ये गोल्ड फॉइल है। बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है दैट्स 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 मीटर। दिस इज द थिकनेस ऑफ दिस गोल्ड फॉइल। ऑलमोस्ट एक सिंगल एटम की थिकनेस है, इतनी थिन गोल्ड फॉइल। सो अगर आप उस टाइम पर ये एक्सपेरिमेंट देख रहे होते या आप कर रहे होते, इस टाइम तक जे थॉमसन का मॉडल माना जाता था कि एटम्स बेसिकली सॉलिड स्फीयर्स हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं।
अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर बेसिकली He2+ आयंस, और ये गोल्ड फॉइल है। मतलब ये कुछ ऐसा है कि हीलियम को आयंस को आप एक वॉल पर मार रहे हो जो वॉल गोल्ड की बनी हुई है। एक बहुत नेचुरल सा एक्सप्लेनेशन था कि सब वापस आ जाएंगे, वॉल को स्ट्राइक करेंगे और वापस आ जाएंगे। मतलब एक्सपेक्टेशन थी, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाए। बट जो पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला जो कंक्लूजन आया, और यहां पर ना ये ZNS स्क्रीन लगाई हुई थी, ZNS स्क्रीन। ZNS स्क्रीन सिर्फ इसलिए कि ZNS स्क्रीन के ऊपर जब भी कोई अल्फा पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर उसने ZNS स्क्रीन दी हुई। तो आगे ये बीम बनाए, ये बीम जाकर इस गोल्ड फॉइल को स्ट्राइक करती है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि सब वापस आ जाएगा। हाँ, ZNS स्क्रीन, वही जिंक सल्फाइड को ZNS कहते हैं। एक्सपेक्टेड ये था कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स वापस आ जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से पास होते हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इज द मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सो मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल के ये कुछ ऐसा था कि मैं फिर कह रहा हूं, आपने एक वॉल ली, उस वॉल पर आप कुछ पार्टिकल्स मार रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पार्टिकल्स वॉल को स्ट्राइक करेंगे और वापस हो जाएंगे। और हो ये रहा है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स आपकी वॉल को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाते, ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स पेनिट्रेट कर बाहर निकल जाते। तो ये पेनिट्रेट कर बाहर निकलना ये बता रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। पहला कंक्लूजन, ये पहला ऑब्जर्वेशन था, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं। तो मैं एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस लिखता जा रहा हूं। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स pass through gold foil without any deflection. बिना किसी डिफ्लेक्शन के ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल से पास हो गए। ये पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कुछ अल्फा पार्टिकल्स हैं जो डिफ्लेक्ट हुए, बट दे डिफ्लेक्ट एट स्मॉल एंगल। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए। ऐसे कर कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल पर। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो बहुत लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, ऐसे भी गए। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे, सो सम अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए एट अ लार्ज एंगल। बहुत लार्ज एंगल पर कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। बहुत कम के साथ ऐसा हुआ जो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए 180 डिग्री पर। इट्स ऑलमोस्ट 1 in 8,000। 8,000 अगर इंसिडेंट किया तो उसमें से कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था, 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट बैक। दैट इज एट 180 डिग्री। कम थे जो एग्जैक्टली 180 डिग्री पर जाकर चले। ये ऑब्जर्वेशंस थी, जो ऑब्जर्वेशंस गीगर और मार्स्टन ने। इन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन ली। ये कंक्लूजन रदरफोर्ड के थे। द फर्स्ट कंक्लूजन, तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स पास हो जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। तो फर्स्ट कंक्लूजन सेज मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। हर ऑब्जर्वेशन एक कंक्लूजन दे रहा है।
ज्यादातर जो स्पेस है दैट इज एम्प्टी, इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए। मीन्स आपको अपने आसपास जो कुछ भी दिख रहा है उसमें 90% वैक्यूम। लाइक अगर ये वॉल भी है, इस वॉल में 90% वैक्यूम है। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको फील होगा ज्यादातर एम्प्टी है, 90% पोर्शन। इसके बाद इसने कंक्लूड किया कि ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और एक्शन में वही पॉजिटिव चार्ज है जो उसे डिफ्लेक्ट कर रहा है। उसी को बाद में जाकर लोगों ने न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपेरेबल बहुत छोटा होता है। लाइक ये आप क्लास 9 से सुनते हुए आ रहे होगे। अगर आप एक फुटबॉल फील्ड लो और फुटबॉल फील्ड एटम है तो उसके सेंटर पर ले जाकर आप एक बॉल रख दीजिए, लाइक फुटबॉल भी नहीं, आप एक क्रिकेट बॉल रख दीजिए, वो जो बॉल होगी टेनिस बॉल रख दीजिए, दैट बॉल इज न्यूक्लियस। अगर वो पूरा का पूरा एटम का साइज, न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है। तो ये कंक्लूजन्स थे। अब इसमें एक और आता है स्कैटरिंग अल्फा पार्टिकल ट्राजेक्ट्री, कहता है दिखा दो अल्फा पार्टिकल्स ट्राजेक्ट्री। अल्फा पार्टिकल्स ट्राजेक्ट्री का मतलब है कि एटम पर जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे तो ये दिखा दो कि क्या हो रहा था अल्फा पार्टिकल्स के साथ। ये तो मैं छोटा सा न्यूक्लियस बना देता हूँ, और न्यूक्लियस के अराउंड पूरी स्पेस में ही एटम आ जाता है। तो यह हुआ क्या, ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ऑलमोस्ट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो रहे थे, ज्यादातर पास हो रहे थे। ऐसे कर कर अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से बहुत दूर जा रहे थे वो स्ट्रेट पास हो रहे थे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो न्यूक्लियस के पास से जा रहे थे, उसमें कुछ डिफ्लेक्शन था। लाइक कुछ अल्फा पार्टिकल्स में जस्ट इतना डिफ्लेक्शन था, करीब जा रहे थे तो ये डिफ्लेक्ट हो रहे थे। कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे जो और करीब से जा रहे थे, जो जितना करीब जाएगा न्यूक्लियस के, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा, ये चला गया। जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन कर रहा था न्यूक्लियस के साथ, वो रिफ्लेक्ट होकर आ गया। तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दिस इज लार्ज एंगल वाला सेकंड ऑब्जर्वेशन, एंड दिस इज हेड ऑन कोलिजन का थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब कुछ लोग इसमें पूछते हैं कि अच्छा इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं कर रहे। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है, इतने लाइट पार्टिकल हैं एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स, कि अल्फा पार्टिकल्स की ट्राजेक्टरी को इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट नहीं कर सकते। जो भी इफेक्ट मिलेगा दैट इज ड्यू टू दिस न्यूक्लियस। तो देखो सबसे ज्यादा वो थे जो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, काफियों का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत कम था। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ाओगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कम होता चला जाता था। सुनते जाइए, कहानी सी है, फिर उसके बाद लिखते रहिएगा। तो अगर मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर दूं, इसको कह दूं मैं थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, तो ये कुछ ऐसे जाता है कि ना डिफ्लेक्ट होने वाले बहुत ज्यादा थे। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ाते चले गए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते चले गए, बहुत ही कम थे जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट। ये कंक्लूजन थे ऑब्जर्वेशंस जो गीगर एंड मार्टसन ने ली थी। दिस इज द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो अल्टीमेटली ये रदरफोर्ड का मॉडल कि न्यूक्लियर सेंटर पर है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। स्कैटरिंग में मैंने इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसलिए नहीं दिखाया, बहुत लाइट होते हैं, न्यूक्लियस को रिपेल, अल्फा पार्टिकल्स पर इफेक्ट नहीं डाले। लिखिए और मुझे बताइए अगर यहाँ कहीं कोई डाउट को डिस्कस करना है।
हालांकि इसमें डाउट्स होते नहीं, तो आप बचपन से सुनते हुए आते हैं। पहली बार कब सुना होता है ये? क्लास 8 में, 9th में सुनते हैं? 9th में सुनते हैं ना? 9 से सुनते हुए आ रहे होते हो कहानी। इसलिए ज्यादातर बुक्स तो देती भी नहीं है, रदरफोर्ड बाईपास कर कर आगे चले जाते हैं। इसको लिख लीजिए, इतना तो मुझे बताइए। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। भाई सबने लिख लिया? ये थिकनेस है गोल्ड फॉइल की। ठीक है सैफ, लिखिए लिखिए। गोल्ड फॉइल लगी है, इसकी थिकनेस है ये। चलो भाई लिख लिया। नेक्स्ट लिखिए। इतना हो जाए बताइए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आएंगे। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए इसे और लिख लीजिए। अच्छा, लिखिए लिखिए लिखिए। जी सादिया बता। सो देखिए सादिया, ग्राफ सिर्फ ये बता रहा है कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो अनडिफ्लेक्टेड पास हुए थे ना। मींस एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इनके लिए कितना है? 0 डिग्री। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो इसका मतलब ये, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ लार्ज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन चाहोगे, नंबर अल्फा पार्टिकल कम होते चले। यहाँ बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए, मान लो यहाँ 1000 गए, है ना। स्मॉल एंगल है, इसमें हो सकता है आपको 200 अल्फा पार्टिकल्स मिल जाए। लार्ज एंगल आया और कम अल्फा पार्टिकल्स, 100 अल्फा पार्टिकल्स ही गए। यहाँ तो एक अल्फा पार्टिकल रह जाएगा अगर आपने 8000 इंसिडेंट किए। समझ में आ रहा है सादिया? जितना ज्यादा आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन चाहोगे, नंबर अल्फा पार्टिकल उतने कम होते चले जाएंगे। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पर ग्राफिकली ड्रॉ करके दिखाया कि यहाँ की एंगल ऑफ स्कैटरिंग देखो। एंगल ऑफ स्कैटरिंग जब 0 डिग्री था, बहुत ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स थे, मींस मेजर थे जो अनडिफ्लेक्टेड पास हो रहे थे। फिर जैसे जैसे आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ाते चले गए, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जिनकी जरूरत थी उनका नंबर कम होता चला गया। दिस इज इट।
और एक चीज और देखिएगा, अब ये जो एन थीटा है ये मींस नंबर अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर्ड हो रहे हैं ना, इसको एन थीटा लिख सकते हैं, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 थीटा बाई 2। ये याद रखिएगा, थीटा इज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहते हैं। जैसे ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, इसके लिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 है, जो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ उसके लिए एंगल ऑफ स्कैटरिंग 0 है। कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ 10 डिग्री पे चला गया, ये एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अच्छा, इसके बाद अमन कुछ पूछ रहा है। अच्छा अमन, जिंक सल्फाइड स्क्रीन की जरूरत ही है, ZNS स्क्रीन की, कि आपको अल्फा पार्टिकल्स विजिबल तो होते नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड पास हो या किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट हो? अल्फा पार्टिकल को देखना भी तो है, अल्फा पार्टिकल्स विजिबल नहीं होते, ऐसा नहीं होता है कि अगर एक रेडिएशन कुछ लिया आपने, निकल का ही क्रिस्टल ले लिया या बिस्मत ले लिया, उसमें से अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, रेडियो एक्टिव है, तो अल्फा पार्टिकल्स आपको दिखना शुरू हो जाए, नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। तो करते क्या है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लेते हैं, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स यहाँ स्ट्राइक करेंगे फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होगा। सो जिंक सल्फाइड स्क्रीन प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंस बेसिकली ग्रीन टाइप की लाइट होती है, लाइट प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर ना एक ग्रीन टाइप की लाइट आती है when alpha particles strike। तो आपको पता चल जाएगा, देखकर समझ में आ जाएगा कि अच्छा जहां लाइट प्रोड्यूस हुई मतलब वहां अल्फा पार्टिकल्स ने स्ट्राइक किया होगा। सो ये तो बेसिक था। अब यहाँ पर दो छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस है, एक आपसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैलकुलेट करवा लेता है और एक आपसे इंपैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करवा लेता है। इसमें भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो हम डिराइव करेंगे, इंपैक्ट पैरामीटर हमें डायरेक्ट लिखना है। हाँ अर्षद, ग्राफ अभी बताया ना, जितने ज्यादा एंगल ऑफ स्कैटरिंग तुम चाहोगे नंबर अल्फा पार्टिकल उतना कम होता चला जाएगा। यह दिखाया कि सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स वो होंगे जो डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 0, कम होंगे जो 10 डिग्री पर है, और कम होंगे जो लास्ट लास्ट एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे, और बहुत ही कम होंगे जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट कर रहे। तो ये वही प्लॉट कर रहा हूँ, जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस पर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ा रहे हैं, नंबर अल्फा पार्टिकल कम होते चले जा रहे। अरशद, अब इसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये एक रफ एस्टिमेट था साइज ऑफ द न्यूक्लियस का। जब रदरफोर्ड ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया था, तो इतने बड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं होता था कि न्यूक्लियस का साइज मेजर कर ले, लेकिन लोगों ने जब बाद में न्यूक्लियस का साइज बहुत एग्जैक्टली मेजर करने, तो आसपास इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के आसपास आता था। सो द एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो इससे रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के साइज का ऑर्डर दिया था, एस्टिमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साइज का एस्टिमेट है डिस्टेंस ऑफ क्लोज्ड अप्रोच। तो देखो मतलब क्या है, बहुत सीधी सी चीज है, ये एटम है आपका, ये इसका न्यूक्लियस है, दिस इज द न्यूक्लियस। आपने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स लिए, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, आपने एक अल्फा पार्टिकल लिया और हेड ऑन न्यूक्लियस की तरफ फेंका। अब तुम्हें पता है अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, गोल्ड का न्यूक्लियस है, चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर जेड ही, एटॉमिक नंबर जेड, चार्ज ही। तो देखो जैसे जैसे ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पास आएगा, न्यूक्लियस का रिपल्जन बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे करीब आएगा ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस जो रिपेल करेगा अल्फा पार्टिकल को, वो रिपल्जन बढ़ता चला जाएगा, जैसे करीब आएगा रिपल्जन बढ़ता चला जाएगा। और जब अल्फा पार्टिकल बहुत ही करीब आ जाएगा,
बहुत ही करीब जब आ जाएगा तो रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा। मीन्स एक जगह आएगा, जैसे जैसे करीब आएगा रिपल्शन बढ़ता चला जाएगा। रिपल्शन बढ़ने का मतलब है अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी, मीन्स अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। अब करीब आते 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 एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर आकर अल्फा पार्टिकल रुक जाएगा, मीन्स रिपल्सिव एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो, सारी काइनेटिक एनर्जी रिपल्सिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये जो डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल का और न्यूक्लियस का, this is known as the distance of closest approach. So distance of closest approach is, इसको हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का, ये इसे हम कहेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के लिए कैलकुलेशंस के लिए आप ये लिख सकते हो, एट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच अब देखिए जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के करीब आएगा, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होती चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ती चली जाएगी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर जाकर काइनेटिक एनर्जी जो होगी अल्फा पार्टिकल की, वो अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की आप ऐसे लिख सकते हो ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0। ये पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है +2e, अभी एक आध दिन पहले ही करा है आपने ये। न्यूक्लियस पर चार्ज है Ze। इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था एनर्जी होती है 2e इंटू Ze डिवाइडेड बाय R0। सो यहां से आप बहुत आसानी से R0 कैलकुलेट कर सकते हैं। R0 आया 1/4πε0, दिस इज 2Ze² by ½ mv²। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। रफली इज एन एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ऑलमोस्ट न्यूक्लियस का साइज इतना ही होता है। इसे लिख लीजिए, फिर इंपैक्ट पैरामीटर भी देख लेते हैं। जी शाहिद देखिए, अमान अमीन इस साल कट गया है। हाँ राशिद बड़ा है, लेकिन एटलीस्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे देगा ना, आपको पता चल जाएगा कि इस ऑर्डर का है। ये डिस्टेंस आता है 10⁻⁻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 ⁻
थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मिल जाता है। चलिए ये लिख लिया। नेक्स्ट देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर। नेक्स्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर। हाँ अमीन न्यूक्लियाई हट गया, करेंगे न्यूक्लियर बट हट गया न्यूक्लियर बोर्ड्स के लिए नहीं। अच्छा लिखिए शाहिद लिखिए।
इतना हो जाए शायद तो बताइए। सो देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between central line of nucleus center of nucleus and velocity vector of alpha particle when it is far away from the nucleus. तो देखो उसका मतलब क्या, अगर ये एटम है, ये न्यूक्लियस है एटम का, तो ये अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है। ये सेंटर है। सो इन दोनों के बीच में, एक सेकेंड यहां नहीं लेते हैं, ये है, ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ये न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन है, दिस इज द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, और ये अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। सो इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, this perpendicular distance is known as impact parameter represented by B. So this B is your impact parameter. अब ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि impact parameter एंगल ऑफ स्कैटरिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। भाई जितना कम impact parameter होगा, न्यूक्लियस के अल्फा पार्टिकल उतना ही ज्यादा करीब से आएगा, जितना ज्यादा करीब से आएगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा, जितना करीब आएगा इसके डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। So deflection basically depend करता है impact parameter, the value of impact parameter. तो आप ऐसे लिख सकते हो, impact parameter का रिलेशन आप लिख सकते हैं कि impact parameter B is 1/4 pi epsilon naught ZE square cot theta by 2, इसको डिराइव नहीं करना, divided by the expression of kinetic energy. Z is the atomic number, जो भी आपने न्यूक्लियस लिया है, काइनेटिक एनर्जी जिससे आपने प्रोजेक्ट किया अल्फा पार्टिकल को, थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो बहुत क्लियर होना चाहिए कि जब आप बी डिक्रीज करोगे, मींस अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बहुत करीब से पास होगा, जितना ज्यादा करीब से पास होगा न्यूक्लियस उतना ज्यादा उससे रिपेल करेगा। ऑन डिक्रीजिंग बी, थीटा इंक्रीजेस। बी अगर हम डिक्रीज करेंगे तो थीटा जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ जाएगा। बी डिक्रीज करने पर थीटा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं बी बिल्कुल जीरो हो जाए, बी जीरो होने का क्या मतलब है, मैंने अल्फा पार्टिकल को जस्ट हेड ऑन कोलाइड करा दिया, थीटा निकालना। तो देखो अगर बी जीरो है तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, जेड ई स्क्वायर
cot theta by 2 by 4 pi epsilon नॉट by काइनेटिक एनर्जी, ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो होने का मतलब है cot थीटा बाई 2 जीरो हो गया। cot कब जीरो होता है? 90 डिग्री पर, तो थीटा बाई 2 इज 90 डिग्री और थीटा आ गया 2 इंटू 90 विच इज 180 डिग्री। कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है तो थीटा 180 डिग्री होगा। यही तो होता है, ये हमने इसमें भी देखा था भाई। ये जो था इसके लिए इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है ना, b इज इक्वल टू जीरो, हेड ऑन कोलिजन। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना था? 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो रहा था। वही चीज यहां मैंने मैथमेटिकली कैलकुलेट करके दिखा। लिखिए और मुझे बताइए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है। बोर मॉडल स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट लिमिटेशन देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल की, फिर बोर मॉडल स्टार्ट करें। इतना लिखिए, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। वो सबसे लिखा इतना। तो देखो इम्पैक्ट पैरामीटर पर कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं बनते, यूजुअली तो पूछता ही नहीं है यहां से कुछ, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो कहता है कैलकुलेट impact parameter of 5 mega electron volt particle scatter by 90 degree when it approach a gold nucleus. तो देखिए इम्पैक्ट पैरामीटर का एक्सप्रेशन क्या था? जेडी स्क्वायर cot theta by 2 by 4 pi epsilon naught into kinetic energy. गोल्ड गिवन है, गोल्ड के लिए याद रखिएगा Z79 होता है। जब आप वैल्यूज रखेंगे इट्स 79, E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 square. Cot 90 by 2, cot 45 हो गया। 4 by epsilon naught को आप लिख सकते हैं 9 into 10 raised power 9। काइनेटिक एनर्जी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए। मेगा हटाओ 10 raised power 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाओ 1.6 into 10 raised power minus 9, इतना मीटर आ गया। तो ये बहुत रेयर होता है कि यहाँ से कुछ पूछे, क्योंकि बहुत ज्यादा घुमाया नहीं जा सकता है क्वेश्चंस को। इसे लिख लीजिए, रदरफोर्ड की लिमिटेशन डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर हम बोर्स मॉडल पर आते हैं। लास्ट स्लाइड।
भाई लिखा आप लोगों ने? नेक्स्ट डे, लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस है। रदरफोर्ड मॉडल यही था ना कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन आती है, अच्छा यार देखो, ये मैं आपको लिखवा नहीं रहा, इसे मैं लिखवाने बैठूंगा मेरा आधा घंटा चला जाएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ये और बोर के पोस्टुलेट्स बहुत थ्योरेटिकल चीजें, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल में सबसे पहली लिमिटेशन है कि अगर आपने न्यूक्लियस लिया, एटम है सेंटर पर न्यूक्लियस, हाँ, तो रदरफोर्ड का यही था ना कि भाई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स से आ जाएगी। तो इट्स लाइक सोलर सिस्टम कि उसने सन हटाया, सन की जगह न्यूक्लियस रख दिया, सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, प्लैनेट्स की जगह इलेक्ट्रॉन्स दे दी। बट एक प्रॉब्लम है, सोलर सिस्टम का जो मॉडल है ना, प्लैनेट्स आर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, यहां गलती कर गया था रदरफोर्ड, प्लैनेट्स आर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स बट इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल। उस टाइम भी बहुत अच्छी तरह से पता था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स अगर सर्कुलर पाथ पर है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सीलरेट करेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेंगे। पढ़ा था आपने ईएम वेव में, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। तो होगा क्या इस इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे जाएगा और ये सर्कुलर पाथ पर जाते जाते कॉन्टिन्यूअसली एनर्जी लूज करता रहेगा, और एनर्जी लूज करते करते ये फाइनली न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एनर्जी। एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन इन फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी लूज करेगा, फाइनली शुड फॉल इन द न्यूक्लियस। बट दिख नहीं रहा ऐसा कुछ होता हुआ, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ऐसा हो जाता तो एटम स्टेबल ही नहीं होता। ये भी अगर न्यूक्लियस जब हम करेंगे, हम पढ़ेंगे कि अगर विद इन द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन चला जाए तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, रेडियो एक्टिव हो जाता है। बट रियल लाइफ में ऐसा कुछ मिलता नहीं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर, हर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव नहीं होता। अगर ये सही होता तो हर एटम कुछ टाइम के बाद रेडियो एक्टिव हो जाता, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो हीलियम हो, चाहे वो आयरन, क्योंकि एक बार अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव हो जाता। बट ऐसा नहीं होता, दैट मीन्स कुछ गड़बड़ है। दूसरी प्रॉब्लम, यहां देखोगे जरा, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी थी, मान लो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लूज करते करते यहां 0 आ गया। आपको इस पाथ को देखकर डिसाइड करना है कि इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी लूज करेगा, हर एनर्जी लूज करेगा या कुछ डेफिनेट एनर्जी लूज कर रहा होगा। इस पाथ को देखकर बताना है, -2 से 0 आ गया, लॉजिक होगा, कोई फिजिक्स शायद आप अभी अप्लाई नहीं कर पाओगे, कि जब ये घूमते घूमते फाइनली न्यूक्लियस में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है भाई, -2 से इसकी एनर्जी -1.5 हो गई होगी, -1.5 से -1 हो गई होगी, फाइनली 0 हो जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं, -2 से लेकर जो एनर्जी 0 हो रही है, ये जो डिक्रीज है एनर्जी में, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मींस हर एनर्जी इसने एमिट करी होगी या डिस्क्रीट होगा? क्या लगता है आप लोगों को, कॉन्टिन्यूअस होगा, हर एनर्जी एमिट करेगा, या डिस्क्रीट होगा? इसको देखकर, इसे देखकर पूछ रहा हूं, ये जो मैंने ड्रॉ करके स्पाइरल दिया हो, भाई कॉन्टिन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, हर एनर्जी एमिट करेगा। देखो माइनस
कोई गैप नहीं है ना, -2 के बाद -1.99 आई होगी, मींस इसने 0.1 भी किया होगा, 0.01 भी, 0.001 भी, हर पॉसिबल एनर्जी एमिट कर रहा होगा। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस स्पाइरल है। यहां से -2 से लेकर 0 तक हर पॉसिबल एनर्जी एमिट करेगा। ये स्पाइरल ये बता रहा है, कहीं गैप्स नहीं है। अगर कोई एक एनर्जी एमिट ना करे तो गैप्स होते, यहां से कूद कर यहां गया, कि इतने पाथ के कोरोस्पॉन्डिंग भी तो कोई एनर्जी होगी, हर एनर्जी एमिट कर रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि स्पेक्ट्रम, एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रम शुड बी, अब जब हर एनर्जी एमिट कर रहा है दैट मींस हर फ्रीक्वेंसी एमिट करेगा। आप जानते हो E इज इक्वल टू एच डी, एनर्जी को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं। हर एनर्जी एमिट कर रहा है दैट मींस हर फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है। तो जो एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रम है दैट शुड बी कॉन्टिन्यूअस। एक्सपेक्टेड स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूअस। तो कहता है कि जो स्पेक्ट्रम होगा दैट शुड बी अ कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी एलिमेंट का स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल है विब्ग्यो, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। वायलेट खत्म हुआ, इंडिगो शुरू हो गया, इंडिगो खत्म हुआ, ब्लू शुरू हो गया। लेकिन आप कोई भी एलिमेंट उठाकर देख लो पूरी पीरियोडिक टेबल में, कोई भी एलिमेंट्स कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं देता, सारे ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम लाइन होते, बट spectrums of all elements is line spectrum। चलो ये जे थॉमसन से तो बेटर था, कम से कम ये तो बता रहा है कि स्पेक्ट्रम होगा। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या, एनर्जी बाहर निकली, वो जो एनर्जी बाहर निकली वही तो रेडिएशन है, उसी को स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। जे थॉमसन का तो मॉडल ये बता ही नहीं पाता कि एनर्जी बाहर निकलेगी भी क्यों निकलेगी, ये तो बता रहा है कम से कम चलो एनर्जी बाहर निकलेगी, लेकिन ये बता रहा है कि कॉन्टिन्यूअस बाहर निकलेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब आप ऑब्जर्व करते हैं कोई भी स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ये मैं आपको पीडीएफ लिख कर दे दूं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इतना लिख लीजिए, बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट्स करते हैं। इतना लिख लीजिए तो मुझे बताइएगा, इसे रब करते हैं, बोर्स मॉडल स्टार्ट करते हैं। चलिए लिख लिया। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल खत्म हो गया। रदरफोर्ड बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चंस रदरफोर्ड मॉडल से मिले। बोर्स मॉडल है जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मींस एटम में जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बोर के मॉडल से, बोर्स मॉडल। तो देखिए जनाब बोर्स मॉडल क्या कहता है। अच्छा अब देखो, बोर्स का मॉडल जो लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड के मॉडल की, इन लिमिटेशंस को ओवरकम कर देता है। बोर्स के मॉडल में ये लिमिटेशंस नहीं है। बोर ने भी ना उसी लैब में काम किया जहां रदरफोर्ड ने काम किया, उसको वो सारे रिजल्ट्स मिले जो रदरफोर्ड के मिले। फाइनली बोर भी उसी कंक्लूजन पर पहुंचा जहां रदरफोर्ड पहुंचा था। तो बोर के अकॉर्डिंग भी ना ऐसा ही होना चाहिए था, उसके भी यही लिमिटेशंस होते। बोर की किस्मत थोड़ी अच्छी थी, बोर जिस जमाने में था ना वो अर्ली क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई। इनफैक्ट बोर वाज द फाउंडर्स ऑफ, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो रही थी तो बोर का भी इसमें कंट्रीब्यूशन था। तो बोर ने क्या किया, बोर ने सिर्फ इतना सा रखा, उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स क्लासिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स क्लासिकल फिजिक्स फॉलो नहीं करते। जितनी हमने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करेगा तो एनर्जी लूज करेगा, वो सारी फिजिक्स इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं। उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स, उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट क्लासिकल बट क्वांटम मैकेनिकल।
कहानी खत्म हो गई, रूल्स ही बदल दिए। रदरफोर्ड सारे काम कर रहा था, कह रहा था नहीं इलेक्ट्रॉन्स भी क्लासिकल हैं, क्लासिकल फिजिक्स का रूल लगा रहा था, कह रहा था अच्छा लिमिटेशंस होंगी मॉडल के अंदर। वो ने कहा क्लासिकल है ही नहीं, तुम्हारी क्लासिकल फिजिक्स इलेक्ट्रॉन फॉलो ही नहीं करता, इलेक्ट्रॉन नहीं जानता न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, ना फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं जानता कि मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है क्या, ना फॉलो करेगा। इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा क्वांटम मैकेनिक्स, और क्वांटम मैकेनिक्स क्या है जो ये डेवलप कर रहा था। तो उसने कुछ पोस्टुलेट्स उठाए क्वांटम मैकेनिक्स के, और उन पोस्टुलेट्स को लेकर अपने इस रदरफोर्ड के मॉडल पे लगा दिया। पोस्टुलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वक्त तक इसका कोई डेरिवेशन, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। कुछ हर थ्योरी बनाने के लिए कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, कुछ बेसिक्स होती हैं जिसकी बेसिस पर वो थ्योरी डेवलप होती है। तो उसने कुछ पोस्टुलेट्स लिए। पहला पोस्टुलेट उसने कहा भाई एटम जैसा रदरफोर्ड ने कहा था बिल्कुल वैसे ही होता है। उसने कहा जैसा रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस सेंटर पर होता है बिल्कुल वैसे ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं, बिल्कुल कहानी वैसी ही जैसा रदरफोर्ड कह रहा था। कहता है लेकिन एक कहानी बदल जाती है। उसने कहा कि इस एटम के अराउंड ना कुछ पाथ हैं, जिन पाथ का नाम उसने ऑर्बिट दिया। उसने कहा बड़े स्पेशल पाथ हैं, इसे ऑर्बिट भी कहते हैं आप लोग, शेल भी कहते हैं, इसी को आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिफाइन कहते हैं। उसने कहा कुछ ऑर्बिट्स हैं, कुछ शेल्स हैं, एंड दीस शेल्स और ऑर्बिट्स आर वेरी स्पेशल। स्पेशल इन द सेंस कि इन ऑर्बिट्स में जब तक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न ये एनर्जी गेन करेगा न एनर्जी लूज करेगा, which is against Maxwell's electromagnetic theory. कहता है these orbits are stationary orbits, electrons are not classical object, वो इन्हीं orbits में revolve करेगा, जब इन orbits में revolve करेगा ना energy gain करेगा ना lose करेगा, neither gain nor lose energy। इन ऑर्बिट्स में ना एनर्जी गेन करता है ना लूज करता है। तो पहली वाली प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। प्रॉब्लम तो थी इसलिए कि एनर्जी लूज कर रहा है, कह रहा है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, क्लासिकल मानेगा ही नहीं। चलो अब उसने कह दिया स्टेशनरी ऑर्बिट, तो ये भी तो बताना है कहां वो ऑर्बिट्स। तो उसने कहा ऑर्बिट्स वहां है जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। अब ये था ना कि उसने कह दिया स्टेशनरी ऑर्बिट्स, तो मिले तो कहां पर एटम्स, न्यूक्लियस से कितने दूरी पर स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। उसने कहा वहां है स्टेशनरी ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा। तो यहां से क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता है कि mvr है एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 उसने कहा यहां से निकाल दो, n की वैल्यू 1 रख दो तो तुम्हें पता चल जाएगा रेडियस क्या होना चाहिए, n की वैल्यू 2 रख दो तुम्हें पता चल जाएगा क्या होना चाहिए, n की वैल्यू 3 रख दो। इसी को आप कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहीं से डिराइव कराया। फिर समरफील्ड ने इसे और अच्छी तरह से डिराइव करके दिखाया प्रॉपरली क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। अब इसके बाद तीसरा अच्छा अभी भी ना बोर डी ब्रोगली को नहीं मान रहा। बोर अब भी ये कह रहा है कि पार्टिकल है, ये नहीं कह रहा है कि ये वेव्स है। यहीं से इसके लिमिटेशन शुरू हुए थे। अगर ये यही मान लेता कि ये वेव्स हैं तो शायद जो काम समरफील्ड ने किया था वो काम ये करके चला जाता। शेल और सबशेल्स की प्रॉब्लम आएगी इसके मॉडल में आगे। तो ये दूसरा हो गया। अब तीसरा ये आया कि चलो भाई ठीक है स्टेशनरी ऑर्बिट हो गए, लूज नहीं करेगा, ऐसे आपने डिफाइन भी कर दिया, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहां से आएगा। एटम बस नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि एटम ले लो उसमें से एनर्जी बाहर निकलती हुई दिखे, हाइड्रोजन गैस लो हीट अप करो लाइट्स बाहर आती हुई दिखेंगी। उसने कहा अच्छा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने कहा भाई हर ऑर्बिट की एनर्जी डेफिनेट होती है। ये लो एनर्जी का ऑर्बिट है जिसे ग्राउंड भी कह देते हैं आप, ग्राउंड स्टेट, और इसे आप कह देते हो एक्साइटेड स्टेट। कहते हैं अगर तुमने इलेक्ट्रॉन किसी तरह से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा दिया, लाइक हाइड्रोजन गैस ली उसको हीट अप कर दिया, वो कूदकर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए। एक्साइटेड स्टेट में 10 रेज टू द पावर -9 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए रह नहीं सकते, क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ नहीं करती, ये फेवरेबल नहीं होगा, यहां रुक ही नहीं सकता। जैसे केमिस्ट्री वाले पढ़ाते हैं ना हमेशा कि सिस्टम कोशिश करता है हमेशा लो एनर्जी स्टेट में जाने की, तो बेसिकली कैलकुलेशंस यहां से निकल कर आती हैं कि 10 रेज टू द पावर -9 सेकंड तक एक्साइटेड स्टेट में रहेगा, फिर वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। बड़ी नेचुरल सी बात है भाई, हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, जो एनर्जी एमिट कर दी इसने वही एनर्जी आपकी स्पेक्ट्रम बना देती है। और यहां दिख रहा है तुम्हें डिफरेंस है, कुछ कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
तो अब चलो इसको ये आगे भी एक्सप्लेन हो जाएगा कि यहीं से दिखने लगता है कि हो गया स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस ना होकर लाइन स्पेक्ट्रम। तो वो सारी चीजें जो रदरफोर्ड कह रहा था वही कहानियां बोर कह रहा है, बस बोर के पास ये वाला हथियार था। क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होने लगी थी, पता चल गया था इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स। वो सारा का सारा बोर ने यहाँ लगा दिया, इसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टाइप को सॉल्व किया। बस इसमें एक कमी थी, इसने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। वो चीज बोर के मॉडल से बाहर थी। भाई दो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कैसे बिहेव करेगा वो नहीं पता। तो बोर ने क्या किया, उसने कहा भाई मेरा मॉडल से वहां यूज करो जहां एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के लिए यूज कर लो, हीलियम के लिए यूज करना चाहते हो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, लिथियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, बेरिलियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो, और कहीं यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए वैलिड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बोर का मॉडल यूज ही नहीं करता। ये पॉस्टुलेट्स थे बोर। आज इसे यहीं छोड़ेंगे, वेडनेसडे हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, बोर्स का मॉडल यूज कर कर रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, एनर्जी लेवल डायग्राम, वो सारे काम करना शुरू करेंगे। ये मैं आपको लिखकर ग्रुप के अंदर भिजवा देता हूँ। चलो जी, आज की कहानी यही खत्म हुई।